प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शरद कोहली सर मेरे साथ पॉडकास्ट में। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज सबसे पहले शुरुआत तो मैं इस बात से ही करने वाली हूँ कि हम सब इस उम्मीद में थे कि हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, अब हमें तीसरे की ओर आगे बढ़ना है, पर अचानक से हम ऐसा फिसले कि चौथी अर्थव्यवस्था से छठी अर्थव्यवस्था भारत अब बन गया है। क्यों हुआ ऐसा? डॉलर को कसूरवार ठहराइए। डॉलर इसमें विलन है क्योंकि ये नापा डॉलर में जाता है और भारत जब चौथी बना था तो 4 ट्रिलियन डॉलर को उसने पार किया था और 4 ट्रिलियन इस समय जब हम बात करें तो 4.15 4.2 के हम आसपास हैं। पर हुआ क्या कि ये जब से ये युद्ध छिड़ा तो डॉलर की डिमांड बढ़ी। देखिए, आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा और आपके सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को कि एक करेंसी का मजबूत होना और एक करेंसी की प्राइस ज़्यादा होना दो अलग अलग बातें हैं। ये बहुत ही टेक्निकल बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर करेंसी मजबूत हो रही है तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं शालिनी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब करेंसी की जो आंतरिक ताकत है वो मजबूत हो रही है, या सिर्फ करेंसी की डिमांड बढ़ने से करेंसी का रेट बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है। तो हुआ क्या कि युद्ध की वजह से जब क्रूड ऑयल 65-70 डॉलर था और बढ़ के 100, आज भी हम बात कर रहे हैं, आपका वीडियो शायद 1-2 दिन में लाइव हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 108-109 डॉलर चल रहा है इस समय। तो आप सोचिए कि 65-70 डॉलर से बढ़ के ये 108-109 डॉलर आ गया, तो हम करीब करीब 40 डॉलर ऐड हो गया है। अब बदकिस्मती से जो क्रूड का व्यापार होता है वो ज़्यादातर डॉलर में होता है। इनफैक्ट दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। 60 और 70% व्यापार दुनिया का डॉलर में होता है। बदकिस्मती से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें हैं और जो अमेरिकन इकॉनमी की इस समय पोजीशन है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए मैं बदकिस्मती कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया इस समय नहीं चाहती है डॉलर को दादा बताना, डॉलर की दादागिरी सहना, पर सहनी पड़ रही है मजबूरी में। खैर, उस पर बाद में आते हैं। तो जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ी तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से बाकी करेंसीज कमज़ोर होने लगी, यानी कि उनके रेट गिरने लगे। मैं कमज़ोर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा उनके रेट गिरने लगे। और भारतीय रुपया तो बहुत प्रभावित हुआ। आपको भारतीय रुपये को दोहरी मार पड़ी। एक मार पड़ी जब ये क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी तो हमें डॉलर ज़्यादा खरीदने पड़े। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंकों को बोला कि आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं कि करेंसी में भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, यानी कि स्पेकुलेशन करेंसी में भी की जाती है। तो उन्होंने उनको बोला कि आप अपने करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है $100 मिलियन से ज़्यादा के, उनको 10 अप्रैल से पहले स्क्वायर अप करी। तो आपने देखा होगा रुपया जो एक समय 95 जाने लगा था वो गिर के फिर 92-93 के बीच में आ गया था। तो दोहरी मार ये पड़ी कि एक तरफ क्रूड ऑयल की वजह से हमें डॉलर ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगे और दूसरी मार ये पड़ी कि शेयर मार्केट से FPIs और FIIs ने लगातार पैसा निकाला है। तो आप जानते ही हैं, आपने बाकी एक्सपर्ट से भी बात की होगी, मैं भी पहले बता चुका हूँ, लगातार यहाँ से पैसा जा रहा है। इसी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट प्रेशर में रही है। तो ये दोहरी मार से क्या हुआ कि रुपया कमज़ोर हुआ। अब मैं कमज़ोर शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि हम उसको मैथमेटिकली नाप रहे हैं, वो नीचे आया। इधर क्या हुआ कि जो जापानीज़ येन और UK का पाउंड, वो भी डॉलर के मुकाबले कुछ कमज़ोर हुए, पर उतने नहीं हुए जितना भारतीय रुपया हुआ। उस पर दोहरी मार नहीं पड़ी, उन पर सिंगल मार पड़ी। उनको खाली क्रूड ऑयल की मार पड़ी, हमारे ऊपर दोहरी पड़ी। तो उससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इस समय 4.15-12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, इन दो अर्थव्यवस्थाओं को शालिनी हमने पीछे छोड़ा था। पहले हमने UK को पीछे छोड़ा था, UK से हम आगे निकल गए थे जब हम 5वीं बने थे। फिर हमने जापान को पीछे छोड़ा था, जब हम जापान से आगे निकल गए थे तो हम कूद के चौथी पर आ गए थे। यानी हमसे आगे सिर्फ थे US, चाइना, जर्मनी और उसके बाद भारत था। तो इन दो की करेंसीज क्योंकि हमसे उतनी कमज़ोर नहीं हुई जितना भारतीय रुपये हुआ, और बदकिस्मती से इस GDP को नापा डॉलर में जाता है। तो अब आप गणित समझ रहे हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 4.15 को ओवरटेक कर गई। UK और जापान दोनों हमसे आगे निकल गए। तो अब हम छठे नंबर पर सरक के आ गए। पर इसमें समझने वाली बात क्या है, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और मुझे मालूम होता है कि UK और जापान, ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो हमसे आगे निकली हैं, इनकी जो ग्रोथ की रफ्तार है
वो बहुत ही खराब है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कहें शालिनी कि मैथमेटिकली हम छठे पे आ गए हैं, परंतु अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें यानी कि जो पहले पोजीशन थी हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से और इन दो करेंसीज के खेल से हम नीचे आ गए। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं शालिनी इसमें कि भाई ठीक तो है, ये अपने आप को वैसे ही चौथी बताते थे, कहाँ चौथी थी, यहाँ तो देखिए ना 80 करोड़ 81 करोड़ 30 लाख लोगों को तो आज भी 5 किलो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से। तो भाई कहाँ, वो सब बातें वो एक अलग डिस्कशन है। पर अगर हम वो जो चौथी जब हम बता रहे थे उसी बात को कांस्टेंट मानकर चलें तो ये सच है कि अब हम छठी पर आ गए हैं और मैथमेटिकली आ गए हैं। जैसे ही थोड़ा सा रुपया मजबूत होगा आप हम इनको जल्दी ओवरटेक करते हैं। ऐसे समझिए कि वो जो आपने कभी रेस देखी है ओलंपिक में हो रही होती है, जो खासकर 100 मीटर्स 200 मीटर्स की, तो बड़ी तेज़ धावक वहाँ पर दौड़ रहे होते हैं और क्या होता है जब 2-3 लोग बहुत क्लोज होते हैं तो एक उनकी वो टेप लगा होता है, एक रिबन लगा होता है जिसको उनको टच करना होता है। तो कई दफ़े इतना क्लोज होता है कि आपको बहुत गौर से रिवाइंड करके देखना पड़ता है कि किसकी चेस्ट ने पहले उस रिबन को टच किया। तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा समझिए बहुत नज़दीक है। आपको कभी भी ये सुनने को मिल सकता है कि फिर हम 5वीं हो गए या फिर हम चौथी हो गए, तो कुछ इस तरीके का खेल है। तो ये चिंता की बात नहीं है कि हम चौथी से छठी अर्थव्यवस्था हो गए? नहीं, क्योंकि हम उनसे तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जो दोनों हमसे आगे निकले हैं, जापान भी और यूके भी, इनकी करेंसीज की खेल की वजह से हम नीचे आए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा देखिए, जो युद्ध की वजह से जो वैश्विक स्लो डाउन है, जो ग्लोबल स्लो डाउन है, वो तो है ही है, पर उन्होंने यूके और जापान की इकोनॉमी को ज़्यादा इम्पैक्ट किया है स्लो डाउन ने। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इम्पैक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम युद्ध से अछूते हैं। मैं यहाँ पर शालिनी जो गैस की लाइनें हैं और जो पेट्रोल डीजल की समस्या है उसके हट के बोल रहा हूँ। बाकी सेक्टर्स को भी प्रभावित किया, हमारे फर्टिलाइजर्स, हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट में, यहाँ तक कि आप करिए कि पानी की बॉटल जो आप इस्तेमाल करते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल, उसमें जो पॉलीमर उसको पैक करने में यूज़ होता है, कांच की बॉटल में कोई चीज़, तो इस तरीके की चीज़ें भी प्रभावित हुई हैं। आज मैं पढ़ रहा था कहीं कि PCBs जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तक प्रभावित हुआ। यूरिया की कीमत हमारी डबल हो गई है। जिस रेट पे हम यूरिया इंपोर्ट कर रहे थे तो वो डबल हो गया है। तो लगभग हर सेक्टर को प्रभाव पड़ा है। परंतु उन देशों से अभी भी हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ की, अगर मैं लगाऊं, अब GDP के नंबर्स तो वैसे आते रहते हैं हर क्वार्टर के बाद, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है अगर हम उस समय 7 साढ़े 7 पे थे तो अभी भी 6.5 7 के आसपास हम होंगे ज़रूर। हाँ, निर्मला सीतारमण का ये कहना कि हमारा रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है, यही उन्होंने कहा था। इसको हम किस ढंग से देखें और आप इसको समझाएंगे कैसे? हाँ, ये बहुत टेक्निकल बात है। इस पर बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं और इसको कैसे मजाक उड़ाते हैं मैं आपको बताऊं। वो क्या करते हैं, वो जो तराजू नहीं होता था पहले, जो होता था जिसको ऐसे हाथ में लेके ठेलियों पे होता था, हाँ। उसका एक हिस्सा आप उसमें पत्थर रख देते थे, वो नीचे चला जाता था और जो चीज़ तोल रहे होते थे वो ऊपर चली जाती थी। तो उनका जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो कहते हैं ये क्या बात हुई भाई, तराजू का एक पलड़ा नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये सीधा तराजू वाला कंपैरिजन नहीं है। एक करेंसी का मजबूत होना ये गारंटी नहीं कि दूसरी कमज़ोर हो गई है, और वाइस वर्सा। यानी कि एक करेंसी का कमज़ोर होना, ये मजबूत होना, ये ज़रूरी नहीं कि, जैसे मैंने अभी डॉलर और रुपए का आपको समझाया, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी है। तो डॉलर की डिमांड, क्योंकि क्रूड ऑयल जो लोग $70 एक बैरल का देते थे, उनको आज $109 देना पड़ रहा है। तो डॉलर हमें ज़्यादा चाहिए। इनफैक्ट आपको मैं इसका एग्जांपल समझाऊं, UAE में और सऊदी अरेबिया में और कतर में अभी एक समस्या आई। ये जो समस्या, बाकी लड़ाई की समस्या आई, दुबई में अटैक हुए, अबू धाबी में हुए, सऊदी अरेबिया में हुए, वो समस्या तो है ही है। उनको एक और समस्या आई। अब जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ UAE का, क्योंकि दुबई से लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, भारतीय खासकर। तो उनकी करेंसी दिरहम, और वो दिरहम क्या है कि डॉलर के साथ पेग्ड है। अब पेग्ड का अर्थ होता है कि जितना ऊपर डॉलर जाएगा उसके साथ साथ दिरहम चलेगा। अगर डॉलर नीचे जाएगा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में दिरहम चलेगा। अमूमन ऐसा नहीं होता। तो 3.67 पर डॉलर और दिरहम पेग्ड है। मतलब आप हमेशा ही जब भी दुबई जाएंगे आपको $1 के बदले में 3.67 दिरहम ही मिलेंगे। अच्छा। भले ही डॉलर कितना मजबूत हो जाए, भले ही डॉलर कितना कमजोर हो जाए, दिरहम उसके पीछे 3.67 के प्रोपोर्शन में चलता है। अब हुआ क्या कि
जब ये सारा युद्ध की प्रक्रिया हुई तो पेट्रो डॉलर्स लोग समझते होंगे। पेट्रो डॉलर्स का मतलब है कि जो सारा क्रूड का व्यापार, पेट्रोल जो है ये डॉलर्स में होता है, जिसको मैंने समझाया। तो इसकी वजह से निर्यात रुक गया यूएई का, सऊदी अरेबिया का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से। तो उनके पास जो डॉलर आते थे, कमाई करते थे, उनके देश की तो कमाई यही थी, वो बंद हो गए आने। अब बंद हो गए तो उनके यहाँ तो डॉलर की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। अब जब डॉलर की शॉर्टेज होनी शुरू हुई तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, माफ़ कीजिएगा मैं पहले इनको ट्रंप साहब कहता था, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया कुछ चैनल्स पे, कुछ प्लेटफॉर्म के, ये साहब साहब क्यों लगाते हो आप इनके आगे। हाँ। तो आप मानेंगे नहीं, मैं कुछ दिन पहले तक इनको साहब कहता था, पर जब से इन्होंने भारत के लिए हेल होल शब्द का इस्तेमाल किया है तो जो बची कुची इज्जत में तंज में थी, तंज के रूप में कहता था, वो भी समाप्त हो गई। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि साहब हमारे पास डॉलर नहीं है, आप हमें डॉलर दीजिए, क्योंकि हमारा तो आपकी लड़ाई की वजह से हमारा एक्सपोर्ट रुक गया, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा दी। आजकल तो उन्होंने खुद ही बंद की हुई है ट्रंप ने। तो उससे क्या हुआ कि इनके पास, इनको इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो गया शालिनी, क्योंकि जो ये सामान बाहर से यूरोप से मंगाते थे और जगह से मंगाते थे तो पेमेंट कैसे करें, क्योंकि इनके पास डॉलर ही नहीं थे। ट्रंप ने मना कर दिया कि हम तो डॉलर अभी नहीं देंगे। तो इन 3 देशों ने धमकी दी अमेरिका को कि अगर आपने हमें डॉलर नहीं दिए तो हम युआन में अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, यानी कि चाइनीज करेंसी में शुरू कर देंगे। तो अब आप देखिए कि डॉलर, और सबसे बड़ा प्रूफ डॉलर मजबूत नहीं हुआ, जो आपने निर्मला सीतारमन जी की बात करी, जो देश युद्ध में जाता है, जिस देश में आप तबाही मचाने चले हैं, आपका भारी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा है, आपकी अपनी अर्थव्यवस्था पहले ही अस्त पड़ी है, आपका 39 ट्रिलियन डॉलर का आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, निवेश आ नहीं रहा है, वहाँ की जो मिडिल क्लास है उनका ग्रोसरी का बिल बढ़ रहा है, उनके किचन के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके मकान के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, नौकरियाँ नई आसानी से मिल नहीं रही। भला ऐसे देश की, आपके बात का सीधा जवाब दे रहा हूँ, भला ऐसे देश की करेंसी मजबूत कैसे हो सकती है? ये तो अर्थशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है, ये मजबूत नहीं हुई। मैं जोर दे के कह रहा हूँ इसको। आप जब रील्स वगैरह काटती हैं ना, और वो कई बार मैंने देखा है रील्स करती हैं, बीच में वो फ्लैश करके लाइट ऊपर नीचे करके होती है, कुछ एडिटिंग टीम करती है, इसको फ्लैश करके चलाइएगा अगर चला सके तो, कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर की मजबूरी में डिमांड दुनिया को बढ़ानी पड़ी, दुनिया को ज़्यादा डॉलर लेने पड़ रहे हैं, पड़ को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूँ। और जैसे ही ये पोजीशन क्लियर होगी, अब मैं आता हूँ असली बात पर, तो आप डॉलर को इतना कमज़ोर होते हुए देखेंगे कि डॉलर रोएगा, अमेरिका रोएगा, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल डिमांड क्रूड के बढ़ने की वजह से डॉलर की क्रिएट हो रही है, ये डिमांड जैसे ही सबसाइड होगी, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने ना दो बड़ी ऑपोजिट परिस्थिति खड़ी हो गई है। एक तरफ तो उनके डॉलर की बल्ले बल्ले हो रही है, जैसे देखिए डॉलर चाहिए, क्रूड किसको नहीं चाहिए, डॉलर ज़्यादा। दूसरी तरफ उनके सामने समस्या ये हो रही है कि इस डॉलर के मजबूत होने से उनके अपने यहाँ भी, हालांकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड का उत्पादक है, तो आप जानते होंगे, राइट, पर सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, पर कीमत का क्या करें? $1.06 पूरे अमेरिका की मैंने एवरेज निकाली, सारी स्टेट्स की, 50 स्टेट्स की, और आप मानेंगे नहीं कि एक 25% वहाँ पर गैस, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैस बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं, वो लोग गैलन में नापते हैं। $1.06 ऑन एन एवरेज अमेरिका में गैस की कीमत बढ़ चुकी है, यानी कि लोगों को 25% बढ़ चुका है यहाँ पर। मैं एग्जैक्टली ये सवाल आपसे पूछने भी वाली थी कि भारत तो आयात करता है तेल का, फिर भी हम ये देख रहे हैं, चाहे चुनावों के चलते, चाहे जिस भी वजह से, वो बढ़ी हुई कीमतें हमारी जेब के ऊपर असर नहीं डाल रही है, सरकार ने पास ऑन नहीं किया। अमेरिका जो खुद तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहां पर कैसे ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं? क्योंकि प्राइस का गुलाम तो वो भी है। कीमतें तय होती हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, कीमतें तय करता है ओपेक, या कीमतें तय करते हैं शालिनी जो कमोडिटी मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर प्राइस डिस्कवरी होती है इसकी। तो डोनाल्ड ट्रंप को सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप को कीमत मजबूरी में वही देनी पड़ रही है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तय हो रही है, अपनी कंपनियों को भी। मतलब अमेरिका की जो कंपनीज हैं जो ऑयल का उत्पादन करती हैं, वो इस समय मुनाफे में है और अमेरिका की सरकार घाटे में है। सरकार घाटे में है क्योंकि सरकार अगर निजी कंपनियों से खरीद रही है तो उनको देना पड़ रहा है, तो इसीलिए तो ट्रंप परेशान है। तो एक तरफ ट्रंप खुश होते हैं
कि अभी मैं होते हैं पे नहीं आया, कुछ एक आध बार उन्होंने कैसी बकवास करी तो मैं होता है पे आ जाऊंगा। तो एक तरफ तो ट्रंप खुश वो होते दिन जल्दी आए सर। तो नहीं, पर मैं ये नहीं चाहता कि और कोई भारत के बारे में बकवास करे हो। तो एक तरफ जहां उनका डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो वो खुश होते हैं, दूसरी तरफ जब क्रूड की कीमत बढ़ती है तो उनको दुख होता है। और आपको क्या लगा कि ट्रंप का, देखिए ये जो युद्ध हुआ था ये किस लिए हुआ था? रजीम चेंज के लिए। आपको शुरू में जो ये राग माला जपते थे, रजीम चेंज करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स नहीं होंगे। अब युद्ध कहाँ आ गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। वो भूल गए रजीम चेंज, खामिनाई की जगह खामिनाई आ गए, घायल है जो भी है तो खामिनाई ना अभी, तो रजीम चेंज भूल गए, न्यूक्लियर का राग अभी भी जपते हैं, पर मेनली अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये क्यों खुलवाना चाहते हैं? बीच में तो उन्होंने ये भी बयान दिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसको खुलवानी है खुलवा लो जाके, जिसको खुलवानी है अपने आप खुलवा, हम क्यों पैसा खर्च करें। पर ये क्यों वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, क्यों ये वहां पर अपना बैरियर डाल के बैठ गए, नाकाबंदी डाल के बैठ, पुलिस वाले डाल जाते हैं ना सड़क पे, बैठ जाते हैं रात को ट्रैफिक जैम करते हैं, निकलने के पहले पैसे दो, पैसे दो, और खामखा के लिए रोक के, आपने देखा होगा वो बैठ के एक तरफ अपना बीड़ी पी रहे होते और दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम लगा होता है। तो अपना वहां जाके बैठ गए बैरिकेडिंग लगा के। क्यों? क्योंकि इनको जो लोकल इलेक्शंस हैं, इनके मिड टर्म इलेक्शंस, प्राइमरी शुरू हो चुके हैं, वहाँ पर इनको एक खतरा हो गया है कि जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो इनको परेशान कर रहा है। इसलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना चाहते हैं। इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी है और इनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर भी है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक दिन आपको याद होगा बीच में खुला था, जब ईरान ने हटा ली थी, इन्होंने नाकाबंदी करी नहीं थी, तो आपने देखा होगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो आज हम बात करें 109 पे है, वो $85-86 पे आ गई थी। तो जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा तुरंत आप देखेंगे क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी और इनके मन में एक राहत की सांस आएगी कि अब हम एनर्जी प्राइसेस यूएस में कम कर सकते हैं। तो ये क्यों? ट्रंप को क्या ऐसी, ये बाय द वे ट्रंप ऐसा नहीं है कि चैरिटी करने वाला आदमी है कि दुनिया में जाके लोगों की भलाई के लिए चलो हम क्रूड की प्राइस कम करवा लेते हैं। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन। बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है, केवल और केवल अपने पहले बारे में तो सोचता है। $1 बिलियन से थोड़ी फालतू शालिनी इस व्यक्ति की नेटवर्थ थी जब ये राष्ट्रपति बने थे, चलिए अभी मैंने कहा कुछ टाइम के लिए थे रखते हैं। आज इस व्यक्ति की नेटवर्थ $7.4 बिलियन हो चुकी है। तो पहले तो ये अपने लिए स्वार्थी है, थोड़ा बहुत ये मागा के लिए स्वार्थी है, जो इनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ग्रुप है वहाँ पर। कभी कभी देश की बात मुंह से निकल जाती है पर उससे कोई मतलब नहीं है, बेसिकली अपने लिए खाली सोचना है। तो आप क्या समझते हैं, दुनिया के ऊपर एक चैरिटी करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा के कि हम खुलवाएंगे इसको तो दुनिया का भला होगा? फॉरगेट इट, ही इज़ ओनली थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ शालिनी ये अपना सोच रहे हैं। इनको अपने देश में चिंता हो रही है कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल किसी तरह सस्ता हो जाए तो यहाँ पर महंगाई कम हो जाए। अब मैं वापस अगर रुपए के वैल्यू के ऊपर आती हूँ, तो क्या ये पूरा जो युद्ध का संकट है उसके पहले की तस्वीर भी जब हम उठा के देखते हैं तो क्या सर ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड की बाकी जितनी करेंसी है वो तो स्टेबल थी, रुपया तब भी गिर रहा था? हाँ, तब रुपया गिर रहा था। वो जो दो कारण मैंने बताया उसमें से एक कारण से, क्योंकि ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जिनको हम FPIs और FIIs कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनकी बिकवाली लगातार 2024 के सेकेंड हाफ से चल रही है और पूरे 2025 में चलती रही। तो जब क्या होता है, देखिए रुपए की गिरावट जो आपने पहले सवाल पूछा था और डॉलर की मजबूती, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि कॉज इफेक्ट एक ही है, जैसे कि तराजू का एक पल्ला ऊपर किया तो दूसरा नीचे जाएगा ही जाएगा, रुपया कमज़ोर होगा। पर डॉलर की डिमांड इन विदेशी संस्थागत निवेशकों के लगातार बिकवाली की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है। तो डॉलर की डिमांड बढ़े होने से आपको रुपया कमज़ोर होता यहाँ से दिखाई दे रहा था। रुपया मैं यूँ कहूँ कि रुपया सस्ता होता दिखाई दे रहा था। कमज़ोर शब्द नहीं इस्तेमाल करता मैं, सस्ता इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, पर अब दोहरा रीज़न हो गया है। आपने देखा नहीं कि अब जो गिरने की रफ्तार है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि उसमें एक और कारण जुड़ गया, वो था क्रूड ऑयल के महंगे होने का। तो अब दो कारण मिलके, इंग्लिश में एक वर्ड होता है हम इस्तेमाल करते हैं शालिनी, डबल वैमी। तो ये डबल वैमी एक तरह से पड़ रहा है, मतलब दोहरी मार जिसको कहते हैं हिंदी में। एक तरफ से क्रूड ऑयल के लिए हमें डॉलर ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें ये विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं भारतीय शेयर मार्केट से।
और आपकी इजाज़त हो तो मैं इस पर कमेंट कर दूं, जो भारतीय, अगर आपने कोई शेयर मार्केट से संबंधित अलग से सवाल लिया हुआ है तो मैं इसको उसमें कवर करूंगा, पर क्योंकि अब यहाँ पर जिक्र आ गया है तो आपकी इजाज़त से मैं यहाँ जिक्र कर दूं। हमारी शेयर मार्केट, आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताऊं, इन विदेशी इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी मार्केट में एक ज़माने में करीब 20-25% हुआ करती थी। आज ये हिस्सेदारी, और उस समय हमारी मार्केट शालिनी 25-26 हज़ार के बीच में थी, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। आज हमारी मार्केट अभी भी 24 हज़ार पर खड़ी है, जबकि ये लोग लाखों करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं ना, मतलब जब 25-26 हज़ार निफ्टी के बीच में थी, जो लोग मार्केट को फॉलो करते हैं समझते हैं उनके लिए बहुत काम की बात होगी। 25-26 हज़ार के बीच में जब थी तो इन लोगों ने इनकी हिस्सेदारी करीब 20-25% के करीब थी। आज इनकी हिस्सेदारी 15-16% आ चुकी है। इतनी बिकवाली करी है, इतनी बिकवाली करी है। क्या रजौरी गार्डन में सेल लगती होगी दिवाली पर, जो इन्होंने सेल लगाई है। इतनी बिकवाली के बाद भी हम 24 हज़ार पे आए। अगर मैथमेटिकली मैं इस नंबर को लूँ शालिनी, तो हम गिर कर इस समय, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, हमें 15-18 हज़ार आ जाना चाहिए था। अब जो बात मैं कहना चाह रहा था, तो हम 24 हज़ार पे क्यों है? क्योंकि जितना इन लोगों ने माल बेचा है उससे ज़्यादा माल हमारे जो देसी बॉयज़ हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने खरीदा है। तो मैं कहने ये जा रहा था कि हमारी मार्केट धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही है। अब हम विदेशियों पर कम निर्भर हैं। और मैं देखिए एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी हूँ। मैं पीटीआई को हफ्ते में 2-3 बार मार्केट राउंड अप देता हूँ, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूँ मार्केट के लिए, और मार्केट को बहुत क्लोजली मैं और मेरी टीम फॉलो भी करते हैं। ना केवल भारतीय मार्केट को, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, डाउ हो गया, जापान का निक्केई हो गया, बीच में सारी कैक, टैक्स, हैंसेंग, सबको फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय मार्केट के लिए बहुत ही हेल्दी साइन है ये शालिनी, कि हम अब विदेशी पैसे पर कम निर्भर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो जहाँ एक और इनकी बिकवाली दो नुकसान कर रही है, एक और मार्केट को वो प्रेशर डालती है, नीचे आती है मार्केट, दूसरी ओर रुपया कमज़ोर होता है, रुपया सस्ता होता है। वहाँ फ़ायदा ये कर रही है कि ये भारतीय मार्केट को आत्मनिर्भर बनाती जा रही है। आगे की ग्रोथ फिर आप इंडिया की कैसे देख पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि किस दर से भारत आगे विकास करेगा? देखिए, अभी जो परिस्थिति युद्ध की है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। ये तो सरकारी तंत्र से भी हमें समय समय पर सुनने को मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तक यही बोलते हैं। बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज इस बात को बोलती हैं कि प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है हम फिर भी 6 से 7% के बीच में, अगर ये शालिनी युद्ध चलता भी रहा तो हम 6 से 7% की ग्रोथ में हम रहेंगे। मुझे लगता है आने वाले 10 साल भारत के हैं, और इस रफ्तार से आपको कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था ग्रो करती नहीं दिखाई देगी। चाइना भी इस समय हमसे पीछे, चाइना लगभग 4.5-5% पे ग्रो कर रहा है। और चाइना के ना मुझे नंबर्स पे बहुत यकीन नहीं होता है, क्योंकि चाइना बहुत ओपेक इकोनॉमी है, मतलब बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। वहाँ पर आप बताइए कौन सा भारतीय मीडिया चैनल, कोई भारतीय प्लेटफॉर्म मीडिया का वहाँ जाता है, वहाँ के वित्त मंत्री का इंटरव्यू लेता है? कभी आपने सुना है पिछले कुछ सालों? मैंने तो नहीं सुना। Never. तो जब एक अर्थव्यवस्था इतनी ओपेक हो तो वहाँ की ग्रोथ की रफ्तार पे शालिनी यकीन करना ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पर चलिए मान लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं ठीक है, तो भी वो 5% पे ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भारत की अर्थव्यवस्था, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम शालिनी अपने आप में एक दुनिया है। 140-45 करोड़ लोग, अगले साल गिनती आ जाएगी आपको और मुझे मिला के भारत में कितने लोग हैं। तो इतने लोग अपने आप में एक दुनिया। और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अच्छी बात क्या है जो शायद कम लोग जानते होंगे, कि 55 से 60% कंजम्पशन से बनती है। कंजम्पशन का मतलब है आप और हम जाके जब दुकानों पर सामान लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे बनती है। हम फॉर्चुनेटली, ऐसे माहौल में मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पर उतने ज़्यादा निर्भर नहीं हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स $850 बिलियन, हमारे इंपोर्ट्स $1 ट्रिलियन से थोड़ा कम, यानी $950 बिलियन से एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट नहीं हैं। तो जहाँ एक तरफ ये ख़राब बात मानी जाती है कि हम बाकी की दुनिया से इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं हैं, उसको बोलते हैं गुथे हुए नहीं हैं, ऐसे इस तरीके से नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे माहौल में फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि देखिए ना, बाकी दुनिया अगर रिसेशन में जा रही है
तो हम तो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, हम तो अपने आप में एक दुनिया है। हम जब जाके कंजम्पशन करते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर बनने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि हालांकि मैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ग्लोबलाइजेशन पे बहुत बोलता हूँ, और ग्लोबल फॉर वोकल या वोकल फॉर ग्लोबल, जो भी आप नारा इसके लिए देते रहे, वो पूरा मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। परंतु हमारा अपने आप में एक दुनिया होना, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है। यानी कि जो भारत में बना वो भारत में कंज्यूम हो गया और भारतीयों ने ही उस ग्लोबल जीडीपी में अपना योगदान दे दिया। तो ये एक अच्छी बात मुझे दिखती, तो ये हमको रफ्तार देती रहेगी और आने वाले 10 साल मुझे लगता है भारत के हैं। और अभी तो ये युद्ध कहाँ तक जाता है, क्या ये अब तो रशिया की भी एंट्री इसमें होती दिख रही है। अरागची साहब जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने 2-3 चक्कर पाकिस्तान के मारे, उन्होंने देखा यहाँ से तो दाल गल नहीं रही, तो वो रशिया पहुँच गए और रशिया पहुँच के पुतिन से मिले। उन्होंने कहा भैया, इन्होंने हमको कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलिए, हमने खोल दिया। इन्होंने हमको धमकियाँ दी, चलिए धमकी में आके जो भी करके हमने खोल दिया। अब तो ये वहाँ खुद डेरा डाल के बैठ गए हैं। तो पुतिन ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, और अगर रशिया की एंट्री होती है, रशिया अब 3 दिन में ट्रंप ने धमकी दे दी है कि हम उड़ा देंगे आपकी नीचे की पाइपलाइंस जो हैं। तो अगर ये वैसे तो ट्रंप और उनकी धमकियाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कह लीजिए, उनकी धमकियों को कौन मानता है, कौन विश्वास करता है इस समय। पर मान लीजिए धमकी सही होती है, मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, हालांकि मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। टैको याद होगा आपको, मैंने कहा था ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मान लीजिए ये साकार होती है तो रशिया इसमें कूद पड़ेगा, और रशिया कूदा शालिनी तो ये विश्व युद्ध में तब्दील होता दिखेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हम इस समय ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, एक चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से कहीं भी मुड़ सकते हैं। तो अगर हम युद्ध की तरफ ये दुनिया मुड़ भी गई तब भी भारत एक अच्छी, बाकियों से अच्छी अर्थव्यवस्था रहने वाला है। और अगर नहीं भी मुड़ी तो इस युद्ध के इतने दूरगामी परिणाम हैं, इतने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इस युद्ध का, कि इन अर्थव्यवस्थाओं को इस युद्ध से रिकवर करने में शालिनी बहुत समय लगेगा। युद्ध भले ही अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, परंतु 2 महीने हुए हैं या तो इधर उधर हुआ है थोड़े बहुत। 28 फरवरी से हाँ, मतलब हम सीज फायर मिला लें, कुछ लोग कहते हैं सीज फायर। वही अमेरिका में ना वो जो वॉर पावर एक्ट है, आपने सुना होगा 1973 का, उसके अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप को, इस वीडियो को जल्दी लाइव कर दीजिएगा क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो काम का होगा। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 60 दिन की पावर थी लड़ाई लड़ने की। अच्छा, हाँ, सिर्फ 60 दिन की, यानी कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ तो कायदे से 28 अप्रैल या 29 अप्रैल, चलिए फरवरी छोटा महीना होता है, तो 29 अप्रैल तक उनको पावर थी लड़ने की। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी लड़ाई में जाता है तो 60 दिन तक वो युद्ध को लड़ सकता है अपने बिना पर, कंटिन्यूअस। इसको वॉर पावर एक्ट 1973 अमेरिका का है। उसके बाद अगर युद्ध चलता है तो उसको कांग्रेस से जाके फिर अप्रूवल लेनी पड़ती है, उससे आगे वो युद्ध नहीं चला सकता। अब इसमें एक दो कैच ये है कि क्योंकि इन्होंने जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था तो इन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल 1 आध दिन बाद लिया था, तो कुछ कहते हैं चलो भाई 28 अप्रैल नहीं 1 मई तक इनके पास पावर है। हाँ। एक कैच और निकल के आ रहा है इसमें कि क्या ये जो सीज फायर का टाइम है ये भी उसमें मिलाया जाएगा चलते हुए युद्ध में, कि नहीं मिलाया जाएगा। इस पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले जो है इसका विश्लेषण कर रहे हैं, आपको अगले 2-3 दिन में पता लग जाएगा। मेरे हिसाब से 1 मई के बाद ये युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप है, वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्या जो सबकी बात मान ले, वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन को मान ले, वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्या जो कानून को मान ले। तो इसलिए मैं नहीं मानता, पर टेक्निकली ये वहाँ तक, तो अगर तो युद्ध यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है तो इन अर्थव्यवस्थाओं को बहुत समय लग जाएगा इस नुकसान से रिकवर करने में। तो मुझे लगता है भारत उसमें भी एक चमकता हुआ सितारा बन के निकलेगा। देखिए शालिनी, भारत की जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं। मैं कहूँगा बेरोज़गारी है, गरीबी है, अमीरी गरीबी का जो गैप है, उन सब से मैं इनकार नहीं करता। इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ कि भारत में इतनी विविधता है। ज़रा शहर से 25 किलोमीटर बाहर निकलिए, आपको असली भारत दिखाई दे जाता है, जहाँ लोग खाट पे बैठे हुक्का पी रहे हैं, कोई कामकाज नहीं है, कुछ नहीं है। 1 एकड़ के फार्म में 5-5 घर के आदमी लगे हुए हैं और साल की 1 लाख रुपए की इनकम है, उसी में गुजारा कर रहे हैं। वो सब समस्याएं अपनी जगह हैं, परंतु जो ग्रोथ हो रही है उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। अब ये बात और है कि ग्रोथ का फ़ायदा पूरी की पूरी 145 करोड़ की आबादी को शायद नहीं मिल रहा हो, किसी को कम मिल रहा हो, किसी को ज़्यादा मिल रहा हो। आपकी एक पहले पॉडकास्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जीडीपी जब बढ़ती है तो कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है, कुछ लोगों को कम फायदा मिलता है, कुछ लोगों को बहुत कम फायदा मिलता है और कुछ लोगों को फायदा नहीं मिलता है। और ये हर देश में होता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है
कि जितनी जीडीपी की ग्रोथ हो रही हो तो सारे लोग जैसे मान बराबर बंटे लीजिए मैं बहुत सिंपल उदाहरण दूं लोगों को समझाने के लिए, जैसे 7% हम ग्रो किए तो आपको 7% आपकी सैलरी हर साल मैंडेटरली आपकी इनकम बढ़ जानी चाहिए भाई 7%, ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स। तो ये थोड़ा सा अनइवन ग्रोथ तो है, पर फिर भी आई थिंक इंडिया विल बी डूइंग मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। खासकर सर मैं जब पढ़ रही थी तो अभी बर्नस्टीन की एक चेतावनी आई है, और ये आम चेतावनी नहीं है, उन्होंने ओपन लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये लेटर है। उसमें एक चीज़ जो मुझे चिंतित करने वाली थी, वैसे तो उन्होंने भारत के हर क्षेत्र को लेके कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन बर्नस्टीन की तरफ से एआई को लेके जो चिंता जाहिर की गई उससे मैं भी चिंतित रही। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि एआई के क्षेत्र में भारत सिर्फ कंज्यूमर ही बन पा रहा है, और अगर यही स्थिति आगे बनी रही तो हम तो निर्भर रहेंगे उन देशों के ऊपर जो एआई लेके आ रहे हैं, और ये भारत के लिए आगे इन फ्यूचर अगले 5 से 6 साल में बहुत चिंताजनक स्थिति रहने वाली है। क्या शरद कोहली सर भी ये मानते हैं? पहले तो जो आपने बात कही उसमें एक आयरनी है, और आयरनी ये है कि जिन एप्लीकेशंस की आप बात कर रहे हैं कि भारत उसमें एक कंज्यूमर बन के रहेगा, भारत एआई डेवलप नहीं कराएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ, यही आप कहना चाहते थे? राइट। आपको हैरानी होगी कि जिन एआई टूल्स का बर्नस्टीन रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उनको डेवलप करने वाले भारतीय हैं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं करीब 200 के आसपास को स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूँ, उसमें से आधे से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स हैं, और ये सब इसमें, और उसमें से भी ज़्यादातर सिलिकॉन वैली में है। तो भारतीय दिमाग हैदराबाद, बैंगलोर, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, छोटे छोटे भारत के शहरों से आने वाले लोग जिन्होंने इन एआई टूल्स को डेवलप किया है, पर फ़र्क यह है कि वहाँ जाके डेवलप किया है। तो वहीं से बर्नस्टीन की ये कमेंट आता है कि भाई भारत कंज्यूमर बन रहा है, भारत अपने पर। मैं बर्नस्टीन साहब को भी ये जानकारी दे दूं कि भारत में भी बहुत सारे एआई टूल्स इस समय डेवलप किए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे हैं, मैं ये कहूँगा ज्योग्राफिकली, पर आपको आने वाले 5 साल में शालिनी बहुत सारे भारत में टूल्स बनते दिखाई देंगे, और भारत भी बहुत बड़ा एआई डेवलपर बन रहा है। अगर एआई के जो जगह जगह समिट्स होते रहते हैं, वो वाला एआई समिट नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था जिसमें वो शर्ट वर्ट उतार के कुछ हुआ था, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो माइक्रो लेवल पे जो समिट्स और मीटिंग्स होते रहते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे टेक स्टार्टअप्स को जानता हूँ शालिनी, बैंगलोर में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में, जयपुर में, चेन्नई में, और भी छोटी छोटी जगह पर जो एआई के टूल्स बना रहे हैं और बहुत सफलता से बना रहे हैं। तो मुझे लगता है जो बर्नस्टीन ने बात कही वो थोड़ी पुरानी बात है। आज अगर हम बात करें, कंटेम्प्रेरी बात करें, तो भारत में भी डेवलप हो रहे हैं। हाँ, पर ये सच है कि यूएस और कुछ देशों में हमसे एआई ने लीड लिया है। इनफैक्ट आपको मैं यहाँ पर बड़ी जानकारी दे दूँ कि एक माइथॉस नाम का एआई आया है जिसका अभी वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमन ने जिक्र किया है। एंट्रोपिक की तरफ से ये आया है और उसने दुनिया भर में, पर मैं ये सोच रहा था जब मैंने इसका सुना, बात पूरी करता हूँ, कि ऐसा एआई डेवलप करने का फ़ायदा क्या। आप मानेंगे नहीं, वहाँ पर चेतावनी दी गई है कि ये माइथॉस का एआई सारे बैंकिंग सिस्टम को कब्जा कर सकता है। यहाँ की वित्त मंत्री ने भी ये वार्निंग दे दी है, सब बैंकों को कह दिया अपने कान पकड़ के खड़े हो जाओ और लोगों को अलर्ट कर दो। लोगों को भी अलर्ट किया है। तो कल को जिन लोगों ने बैंकों में बड़ा बड़ा पैसा रखा हुआ है, तो मैं सलाह ये दूंगा कि सेविंग्स अकाउंट से अपना पैसा थोड़ा हल्का रखिए, इसको निवेश करके रखिए। वैसे भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना तो अकलमंदी नहीं होती है, तो इसको आप वहाँ से हल्का। बैंक में पैसा रख सकते हैं, मतलब क्या एफडी में पैसा रख सकते हैं, आरडी में पैसा रख सकते हैं, या बैंक से पैसा थोड़ा कम ही कर दें? एक ही बात है आरडी में, क्योंकि अगर माइथॉस स्ट्राइक करता है बैंकिंग सिस्टम को तो वो उसमें आपकी एफडी, आजकल एफडी सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड होते हैं, आपको पता होगा वो। तो इसलिए बैंकों में थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा, जो लोग वाकई में इस थ्रेट को सीरियसली लेते हैं, और अगर वित्त मंत्री महोदया ये बात कह रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। तो इसलिए हो सकता है कभी वो स्ट्राइक कर दे। और ये ख्याल हम यहाँ माइथॉस डिस्कस करने नहीं आए हैं, उसकी डिटेल में बात करें कि कैसे वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अटैक करता है, एक साथ कमांड्स देता है, और कोई भी भुलेखे में आ सकता है, किसी को भी गलती लग सकती है कि ये बैंक ऐसा कर रहा है या कोई बैंकिंग सिस्टम कर रहा है। तो ऐसा एआई डेवलप करने का क्या फ़ायदा है? अगर एंट्रोपिक एआई डेवलप कर रहा है तो ऐसे एआई जिसमें आप खुद ही उसके गुलाम हो जाएं, आप एआई के खुद गुलाम बन जाएंगे, तो ऐसा एआई किस काम का? मैं समझता हूँ एआई वो काम का है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। पर हाँ, एक कड़वी सच्चाई ये है शालिनी, जो आपने बात कही उसमें से मैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात निकाल रहा हूँ आपके सवाल में से, वो ये है कि नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भारत को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं, अकाउंटिंग है, लीगल है,
क्लरिकल जॉब्स हैं, कोडिंग है, बहुत सारी बैक एंड सर्विसेज हैं जिसमें भारत की बहुत सारी आबादी नौकरी करती है। वहाँ एक चिंता ज़रूर बन रही है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पूरी तरह से छा गया तो पहले ही हम तो बेरोज़गारी से स्ट्रगल करते रहते हैं, तो फिर क्या होगा। तो मुझे लग रहा है वो एक चिंता की बात नज़र आती है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि भारतीय एआई सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, पहले वो इसका इंतज़ाम करें। भारत में एआई डेवलप करने से भी पहले ये इंतज़ाम करें कि वो लोग जो बेरोज़गार हो जाएंगे एआई के आने की वजह से, उनको आपने कैसे वापस नौकरी पे लगाना है। मुझे लग रहा है भारत के लिए ये ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर देर सबेर ये होना तो है ही। एआई के आने पर नौकरियां जानी तो हैं ही, चाहे भले वो 1 महीना पहले हो जाए या 2 महीना बाद हो, ये होना तो है। बिल्कुल। और एआई में खास बात ये होती है शालिनी कि हमें लगता है कि अगले 2 साल में एआई इस चीज़ पर अपना कब्जा जमा लेगा या ये एआई बेस्ड हो जाएगा। आप हैरान होंगे, वो 6 महीने में ही हो जाता है, क्योंकि एआई की जो रफ्तार है, पेनिट्रेशन स्पीड उसको हम बोलते हैं, वो बहुत तेज़ है। और एआई क्या होता है, वो इवॉल्व करता है, वो अपने आप खुद सीखता रहता है, खुद ही इवॉल्व करता रहता है। एक मूवी मैं सलाह दूंगा लोगों को देखने को, मैं कभी मूवी एंडोर्स नहीं करता, पर कभी कभी एक हॉलीवुड की मूवी है मीगन, उस मूवी को मैं लोगों को सलाह दूंगा देखें। वहाँ पर एक महिला एक डॉल बनाती हैं और वो डॉल एआई बेस्ड होती है और वो अपनी हेल्प के लिए बनाती हैं, और वो खुद उसकी गुलाम बन के अंत में उसको मारना पड़ जाता है, और वो मरती भी नहीं है। इतना ज़्यादा वो परेशान कर देती है कि उनका खुद का गला घोटने पे आ जाती है। तो मैं सलाह दूंगा तो इस प्रकार का एआई जो आपके ऊपर हावी हो जाए। मुझे लग रहा है कि इस समय जो एआई अमेरिका में रिसर्च चल रही है, कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत गैर जिम्मेदाराना रिसर्च चल रही है। और जब आप गैर जिम्मेदाराना सा, मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा एआई बना रहे हैं जो आपको खुद ही खा जाएगा। और आईटी कंपनीज की बात हो रही थी ना, तो आईटी कंपनीज में जो विडंबना है, आयरनी जिसको कहते हैं, जिन कंपनीज ने एआई को बनाया, आज वही कंपनीज उनकी वैल्यूएशंस, उनका बिजनेस मॉडल सवाल के घेरे में आ चुका है। सोचिए, ये तो ऐसा हुआ जिस माता ने पुत्र को पैदा किया या बच्चे को पैदा किया, वो पुत्र या बच्चा ही मातृ भक्षक बन गया। तो कुछ ऐसा ही एआई में हो रहा है। ये मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना एआई का डेवलपमेंट है, इसको रोकना चाहिए। दुनिया भर की सरकारों में इसका चिंतन जरूर होता है, बातचीत बहुत होती है और बहुत सारे टेक एक्सपर्ट्स इसको बोलते हैं, राइट। पर वो कुछ, क्योंकि एआई कुछ है ही ऐसा कि वो इतनी जल्दी इवॉल्व होता है कि आपके दिमाग को ओवरटेक करके वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ कि सूनर और लेटर ये होना है। तो मैं आपके आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपकी खुद की कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उन सबको मैं ये चेताना चाहूँगा कि अपनी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर कर रखें। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप सदा करते आए हैं, तो एक दिन आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप सदा करते आए थे। तो फिर आप क्या करेंगे, आगे जाके आपके लिए समस्या खड़ी हो जाने वाली है। सो आई थिंक रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। और शालिनी, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब मैं कभी कभी किसी पॉडकास्ट में बैठता हूं तो मेरे से अक्सर जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है, अमीर कैसे बने। सबसे आसान सवाल है, अमीर कैसे बने। पीछे तो मुझे याद है यूट्यूब ने ऐसे सवालों पर कुछ एल्गो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी, राइट। और फिर आई थिंक गूगल ने कुछ इस पर डिस्कस किया कि इतनी बुरी बात नहीं है यार, क्या हुआ अगर अल्फ़ाबेट के अलावा बाकी लोग भी अमीर बनते हैं, सो व्हाट, बनने दो उनको। सो आई थिंक सम रिलैक्सेशन वाज गिवन। तो सबसे कॉमन सवाल होता है अमीर कैसे बने। मैं क्लियर अगर कर दूं सर यहाँ पे कि अमीर कैसे बने सवाल भी वैलिड है, लेकिन इसके बाद जब जवाब एक्सपर्ट की तरफ से ये आता है ना कि रातों रात हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, 100%, वो प्रॉमिसिंग वाली जो चीजें थी उन पे बैन लगा दिया गया, राइट। पर उसकी वजह से अब गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, उसकी वजह से सवालों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगने लग गई थी। एनीवे, उस पे हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो सबसे कॉमन जब सवाल आता है कि अमीर कैसे बने, तो उसमें मेरा जो टॉप 3-4 सलाह होती हैं, उसमें होती है कि आप अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। आप अपने आप को तो ट्रेन करते ही नहीं हैं। आपने ये सोचा कि मैंने जो 18-21 साल पढ़ाई करी है वो काफ़ी है। अरे भाई, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने स्कूल इतने साल गया, इतनी क्लासों के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद मैंने पीजी किया, कोई टेक्निकल कोर्स किया, इंजीनियरिंग करी, मैंने मेडिसिन, जो भी करा। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग है। अब आप देखिए ना, आपको नहीं तो एआई बता देगा आपको, आप मत पढ़ें, आपको एआई बता देगा, वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आ जाएगा और फिर आपकी नौकरी ले जाएगा, आपका काम काज ले जाएगा। सो आई थिंक रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग इज़ द ओनली आंसर टू दिस। इसका कोई जवाब शालिनी नहीं है।
मैं बिल्कुल कैटेगोरिकल कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि नौकरी बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो कौड़ियों में काम हो जाता है। जिस काम में एक कंपनी को मिला, उनका महीने का जो स्टाफ बिल था वो 12 लाख रुपए था पर मंथ वो देते थे। अभी छोटी कंपनी थी, 8-10 करोड़ की टर्नओवर थी, 12 लाख रुपए महीने का उनका बिल था। आप मानेंगे नहीं, उसमें ना तो मैं नाम ले सकता ना मैं डिटेल बता सकता हूँ फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। उनका बिल AI अप्लाई करने के बाद गिर कर 35,000 रुपये महीना रह गया, क्योंकि वो एप्लीकेशंस उन्होंने एक बार ली, उसका उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया 35,000, 12 लाख से 35,000। उनके यहाँ काम करते थे करीब 40-45 लोग, आज वहाँ पर 2 लोग काम करते हैं। तो आप सोचिए, जो लोग वहाँ से छोड़ के गए उन्होंने कहीं और नौकरी ढूंढी होगी, वहाँ भी AI आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? सो आई थिंक द आंसर इज रीस्किलिंग। तो आपने जो सवाल पूछा बहुत काम का सवाल है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को, आपने कहा कि शरद कोहली का क्या मानना है, बिल्कुल यही मानना है कि अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो नौकरी खतरे में आ सकती है।